हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लास्ट के जो पिछले 3 लेक्चर्स थे वो देख लिए होंगे और अब आपका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग होल्डिंग कंपनी वो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। और आपने नोटिस किया होगा कि मैं रिप्लाई भी करती हूँ। जैसे-जैसे मुझे समय मिलता रहता है, मैं रिप्लाई भी करती रहती हूँ आपके मैसेजेस का। तो चलिए देख लेते हैं शॉर्ट में कि अभी तक हमने ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, इसमें हमने क्या-क्या पढ़ लिया है। इसका जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताया था कि होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी कितने टाइप की होती है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका फॉर्मेट, उसका कंटेंट, ये सब हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। फिर पार्ट 2 में मैंने आपको फाइनली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना सिखाया था, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसके जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही बनाने को कहा जाएगा। आपको होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी जाएगी और आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना होगा। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी और पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी के केस में कैसे बनेगा, ये मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में। और इसी के साथ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, एक गुडविल जिसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं एंड कैपिटल रिजर्व। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इनको कैसे निकाला जाता है, क्या होते हैं ये, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब भी मैंने बताया है। और फिर सेकंड पार्ट में हमने 3 न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट में मैंने एक्चुअली इसमें न्यूमेरिकल जो होते हैं ना कई टाइप के आते हैं। तो हमने थर्ड जो पार्ट था उसमें पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी के केस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसी पे बेस्ड हमने 2 न्यूमेरिकल किए थे थर्ड पार्ट में। तो आज के लेक्चर में हम इसके आगे कुछ और टाइप के न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि अगर सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व्स एंड उसके पीएल अकाउंट में कुछ सरप्लस है तो उस केस में कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, कैसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है in case of wholly owned subsidiary company and in case of partially owned subsidiary company। अगर partially owned subsidiary company है तब वहां पे minority interest का केस आएगा। तो minority interest के केस में फिर कैसे consolidated balance sheet बनाते हैं। अगर subsidiary company के reserves में, subsidiary company के profit and loss अकाउंट में अगर कुछ सरप्लस है, तो यही केस हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगी, न्यूमेरिकल कराऊंगी। ठीक। और एक रिक्वेस्ट और है कि इस लेक्चर के बाद मेरे चैनल पे जाकर आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। मैंने आपके लिए आज की तारीख तक यानी नवंबर 2021 तक अप्रोक्सीमेटली 250 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन वीडियोस की हद से पढ़ेंगे, खुद भी पढ़ेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। ठीक। और मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। और एक लास्ट बात और है कि अगर आपको मेरे चैनल पर जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं, अगर उनके नोट्स चाहिए इन पीडीएफ फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी। आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पर पिंग कर सकते हैं। ठीक। तो फिर चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पर सब्सिडरी कंपनी जो है उसकी बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व है, रिजर्व में कुछ अमाउंट है, कुछ सरप्लस पीएल अकाउंट में कुछ सरप्लस अमाउंट है। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व्स एंड सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व्स में पीएल अकाउंट में फंड नहीं था। बट अगर सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व्स में एनपीएल अकाउंट में फंड है तो किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो भी होल्डिंग कंपनी है वो जब सब्सिडरी कंपनी को परचेज करती है, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी के जब शेयर्स परचेज करती है तो वो केवल शेयर्स ही नहीं एक्वायर करती है। होल्डिंग कंपनी जो अमाउंट पे करती है वो केवल शेयर्स के लिए ही नहीं पे करती है। जो भी रिजर्व्स का जो भी अमाउंट है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी सरप्लस अमाउंट है, वो भी होल्डिंग कंपनी को मिलता है। ठीक है, जो कुछ भी है ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर, जिस दिन होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को खरीद रही है उस तारीख तक सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स मिलते हैं होल्डिंग कंपनी को,
प्लस जो भी रिजर्व्स में, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी सरप्लस है वो भी इसको मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर सब्सिडरी कंपनी के कुछ लॉसेस हैं, कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, ठीक है, या कुछ अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं, तो वो भी होल्डिंग कंपनी को बियर करने होते हैं। जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को जब परचेज करती है तो वो केवल उसके शेयर्स ही नहीं खरीद रही होती है, जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट का जो फंड है वो भी उसे मिलता है होल्डिंग कंपनी को। इसके साथ ही अगर सब्सिडरी कंपनी के कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं या कुछ अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं तो वो भी होल्डिंग कंपनी को बियर करने होते हैं। ठीक है, वो भी उसे कंसीडर करने होते हैं। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई। तो यही देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, होल्डिंग कंपनी शेयर इन सच रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना बताया था। ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनी के जो भी रिजर्व्स हैं, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी अमाउंट है, दैट इज ऑल्सो कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। उसे भी कंसीडर किया जाता है गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो आइटम्स जिनका यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल और कैपिटल रिजर्व, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने के लिए जिन आइटम को यूज करते हैं, उन आइटम को हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अभी खैर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या है पॉइंट? ये पॉइंट ये कह रहा है कि जिन आइटम को, ठीक है, जिन आइटम को गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है, उन आइटम को हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं। ठीक, तो ये खास बात है जिसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो अभी मैंने डिस्कस किया है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, आपको होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है एज एट 31 मार्च 2013। देखिए ये दी गई है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के फिगर दिए गए हैं, आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करें। लेकिन मैंने बताया था ना, सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये जो केस है ये होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी का है कि पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी का है। तो यहाँ पे देखेंगे होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी का है। इसका मतलब क्या है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के पूरे 100% शेयर एक्वायर किए। ठीक है, तो ये होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी का है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी का केस है। तो एक ये बात क्लियर हो गई। ठीक, फिर हमें दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल या फिर कह लीजिए कैपिटल रिजर्व। हमें देखना है कि इस क्वेश्चन में गुडविल आएगा कि कैपिटल रिजर्व आएगा, ये देखना है। उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, क्योंकि हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो कुछ भी है वो शो करना है। ठीक, तो चलिए गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। उससे पहले आप एक बार वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए शेयर कैपिटल दिया है होल्डिंग कंपनी का 35 लाख, सब्सिडरी कंपनी का 15 लाख, जनरल रिजर्व आपको होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी का सबका दिया है, अनअमोर्टाइज अगर एसेट साइड में देखिए तो अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस दिए गए हैं सब्सिडरी कंपनी के 50,000। ठीक है, तो सारी डिटेल आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है। ठीक है, तो गुडविल है इस क्वेश्चन में कि कैपिटल रिजर्व है, ये हमें सबसे पहले देखना है। तो जरा मुझे क्वेश्चन में देख के बताइए कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कितने में खरीद रही है, बताइए। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कितने कितने का इन्वेस्टमेंट कर रही है, कितने में खरीद रही है, 18 लाख में। ये बात सही है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कितने में खरीद रही है, 18 लाख में खरीद रही है। ठीक है, और होल्डिंग कंपनी क्या क्या खरीद रही है, उसको क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है होल्डिंग कंपनी ने क्या कितना अमाउंट पे किया है, 18 लाख पे किया है। और इस 18 लाख में होल्डिंग कंपनी को क्या क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है 15 लाख के शेयर, 2.5 लाख का जनरल रिजर्व, 1 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मिल रहा है। प्लस ये जो अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं ये भी होल्डिंग कंपनी को बियर करने होंगे,
यही तो मैंने अभी थ्योरी में बताया है। मैंने बताया कि होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी को परचेज करती है तो उसको उसके शेयर मिलते हैं, साथ में रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो अमाउंट है वो भी मिलता है, और उसे जो भी लॉसेज है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज या फिर अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस है, ये भी बियर करना होता है। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी को क्या क्या मिल रहा है? होल्डिंग कंपनी को मिल रहा है 15 लाख के शेयर, 2.5 लाख का जनरल रिजर्व, 1 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सरप्लस, यानी उसे 18,50,000 मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही इसे अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस जो 50,000 के हैं वो भी बियर करने हैं। तो आप इन तीनों को प्लस करेंगे, इसमें से 50,000 माइनस करेंगे, आपका आएगा 18 लाख। तो इसका क्या मतलब है कि होल्डिंग कंपनी ने 18 लाख रुपए पे किए, उसके बदले में उसको 18 लाख रुपए के एसेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या है, कैपिटल रिजर्व है कि जनरल कैपिटल रिजर्व है कि गुडविल है? तो 18 लाख की चीज को 18 लाख में खरीदा गया है, तो हेयर देयर इज नो गुडविल और कैपिटल रिजर्व। न तो यहाँ गुडविल है, न यहाँ पे कैपिटल रिजर्व है। ये बात समझ में आ गई? न गुडविल है न कैपिटल रिजर्व है, क्योंकि 18 लाख की चीज को 18 लाख में खरीदा गया है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब हम बनाना शुरू करें अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ऊपर लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2013। एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बनेगा अमाउंट का। फिर सबसे पहले क्या लिखते थे? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहले रहता था। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या शो करते थे? शेयर कैपिटल। ठीक, शेयर कैपिटल में किसका शो करते हैं? होल्डिंग कंपनी का ना। तो 35 लाख है होल्डिंग कंपनी का, हमने यहाँ पे लिखा 35 लाख। फिर उसके बाद हम आएंगे जनरल रिजर्व पे। जनरल रिजर्व में हम क्या लिखेंगे? अब एक बात आप बताइए, जनरल रिजर्व में हम क्या लिखेंगे? 10 लाख लिखेंगे कि 2.5 लाख लिखेंगे कि दोनों को ऐड करके लिखेंगे? ये मुझे आप सोच के बताइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और मुझे बताइए जनरल रिजर्व में क्या लिखेंगे। तो मैंने अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे बताया था ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जिन आइटम को यूज किया जाता है गुडविल या कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने के लिए, उन्हें हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं। यही पॉइंट बताया था ना। तो ये जो 2.5 लाख का अमाउंट है, इसको हमने यूज किया है ना कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल को कैलकुलेट करने में, तो इस 2.5 लाख को हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कितना आएगा? केवल 10 लाख। ठीक, ये बात समझ में आ गई? कंफ्यूज मत होइएगा, ना समझ में आए रिवाइंड करके दोबारा समझिएगा। ठीक, फिर इसके बाद अगला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी वही केस है, 1 लाख हमने यूज किया है ना कैपिटल रिजर्व एंड जनरल कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए 1 लाख नहीं रिकॉर्ड करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, हम रिकॉर्ड करेंगे 2,40,000। तो यहाँ पे आएगा 2,40,000। दोनों को ऐड किया 12,40,000। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्या है? लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी होल्डिंग कंपनी की 8 लाख, सब्सिडरी कंपनी की 4,10,000। तो हमने लिखा 8 लाख, 4,10,000, दोनों को ऐड किया 12,10,000। आ गया? अब और कुछ है? देखिए लाइबिलिटी साइड में और कुछ है? नहीं है ना। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे और हमारा आ जाएगा 59,50,000। आ गया? आ जाइए अब एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले क्या है? फिक्स एसेट है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के फिक्स एसेट, तो क्या दोनों को ऐड करेंगे? हाँ, दोनों को सिंपली ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कोई ये जो 20 लाख है इसको कहीं यूज तो नहीं किया है ना गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने में, तो सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे। 30 लाख 20 लाख कितना आ गया? 50 लाख। ठीक, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को तो इसको तो रिकॉर्ड किया नहीं जाता है। करेंट एसेट कितने के हैं? करंट एसेट क्या करेंगे? करंट एसेट भी दोनों के रिकॉर्ड करेंगे, 7,40,000 और 2,10,000। दोनों के करंट एसेट हम ऐसे करके रिकॉर्ड करेंगे। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी दोनों के सम करेंगे। और कुछ है? बताइए एसेट साइड में और कुछ है? अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस को तो हमने यूज कर लिया है ना, तो इसे तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं। तो यानी हमें रिकॉर्ड क्या करना है एसेट साइड में? केवल फिक्स एसेट और करंट एसेट। तो हमने दोनों को रिकॉर्ड कर लिया और जब टोटल किया तो देखा आ गया 59,50,000। हमारी बैलेंस शीट देखिए टैली हो गई। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान था। हमें सबसे पहले क्या देखना था? हमें गुडविल या फिर जो कैपिटल रिजर्व है वो कैलकुलेट करना होता है और उसके बाद अपनी बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का तो केस है ही नहीं, क्योंकि होली ओन सब्सिडरी कंपनी है। और बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जिन आइटम को, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि जिन आइटम को यूज किया जाता है गुडविल
या कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने के लिए, यानी यहाँ पर जिन आइटम को यूज किया गया है गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने के लिए, उन आइटम को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम नहीं शो करते हैं। ठीक, तो बस ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब एक और मैं क्वेश्चन कराती हूँ। अभी जो पिछला क्वेश्चन था वो था होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, जहां पे 100% शेयर जो थे सब्सिडरी कंपनी के वो होल्डिंग कंपनी के पास थे। ठीक, बट अगर इसी की जगह अगर पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी हो तो वहां पे केस आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के केस में जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें जो भी शेयर है सब्सिडरी कंपनी के, जो भी हिस्सेदारी है, जो भी शेयर्स है, उसका एक प्रोपोर्शनेट शेयर तो मिलेगा ही, प्लस उनको भी, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं उनको भी रिजर्व्स का और प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंट जो भी है 20%, 25%, जो कोई भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उसका भी उन्हें हिस्सा मिलता है। ठीक है, और उन्हें भी बियर करना होता है अगर कोई अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं या कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें बियर करना होता है। ठीक है, तो यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट इंक्रीज किससे होता है? बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है उससे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बढ़ता है, और जो भी लॉसेस हैं उससे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो हिस्सा है वो कम हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कराती हूं तो और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है? शेयर परचेज ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डे पे शेयर परचेज किए गए हैं। क्वेश्चन है, आपको बैलेंस शीट दी गई है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी की ऑन 31 मार्च 2013, और यहाँ पर देखिए यहाँ बताया गया है, ऊपर ही बता दिया गया है कि होल्डिंग कंपनी ने कितने परसेंट शेयर एक्वायर किए हैं सब्सिडरी कंपनी के? 80% शेयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, फिर आपको बैलेंस शीट दी गई है। एक बार वीडियो को पॉज करके बैलेंस शीट एक बार रीड कर लीजिएगा। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, इसके सारे फिगर्स दिए गए हैं। आपसे कहा जा रहा है आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है ऑन 31 मार्च 2013। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करने से पहले मैंने बताया था ना, दो चीजें कैलकुलेट करनी होती है, दो चीजें। पहला क्या है कि इस क्वेश्चन में गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है, एक ये कैलकुलेट करना होगा। दूसरा क्या कैलकुलेट करना होगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर 80% शेयर एक्वायर किए जा रहे हैं, इसलिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये दो चीजें कैलकुलेट करिए, उसके बाद आप बनाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि ये दोनों आइटम आपको उसमें शो करने हैं ना, इसलिए पहले इनको वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लीजिए। तो चलिए पहले हम गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है वो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बताइए होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के कितने शेयर एक्वायर कर रही है? तो देखिए शेयर कितने हैं पहले आप मुझे ये बताइए कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर कितने में एक्वायर कर रही है? तो देखिए लिखा है शेयर्स इन एस लिमिटेड, कितने में एक्वायर कर रही है? 1,60,000। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में जो शेयर एक्वायर कर रही है वो कितने में एक्वायर कर रही है? 1,60,000 में एक्वायर कर रही है, यानी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है दैट इज 1,60,000। ठीक, यहां तक क्लियर? अब जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी में जो शेयर एक्वायर कर रही है वो मतलब कितने में एक्वायर कर रही है? ये तो पता चल गया, 1,60,000 में एक्वायर कर रही है। क्या क्या एक्वायर कर रही है? तो होल्डिंग कंपनी को क्या क्या मिल रहा है? 1 लाख के जो शेयर हैं उसका 80% मिल रहा है, 25,000 के जो रिजर्व है उसका 80% मिल रहा है, 15,000 का जो पीएल अकाउंट का रिजर्व है सब्सिडरी कंपनी का उसका 80% मिल रहा है, और ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं ये भी तो बियर करना होगा होल्डिंग कंपनी को, इसका भी 80% होल्डिंग कंपनी को बियर करना होगा। ठीक है, तो यानी ये अमाउंट माइनस होगा। तो होल्डिंग कंपनी को क्या क्या मिल रहा है? होल्डिंग कंपनी को 1 लाख के जो शेयर थे उसका 80% यानी 80,000 मिल रहा है, जो रिजर्व का 25,000 था उसका 80% यानी 20,000 मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो 15,000 है उसका 80% यानी ये 12,000 मिल रहा है। ठीक है, तो तीनों को आप सम करेंगे और इसमें से क्या माइनस करेंगे? ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं ये भी तो बियर करने होंगे होल्डिंग कंपनी को, तो इसका भी 80% यानी 15,000 का 80% यानी 12,000, ये आप इसमें से माइनस करेंगे। तो आपने इन तीनों को सम किया, 80,000, 20,000, 12,000 इसको सम किया, आया 1,12,000, और इसमें से आपने माइनस किया 12,000, आपका आ गया कितना? 1 लाख। आपका आ गया 1 लाख, यानी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कितने में खरीद रही है? 1,60,000 में खरीद रही है। ठीक है, और क्या क्या मिल रहा है होल्डिंग कंपनी को? होल्डिंग कंपनी को 1 लाख के पूरे कह लीजिए एसेट्स मिल रहे हैं।
कितने में खरीद रही है? 1,60,000 में खरीद रही है, और उसको नेट एसेट कितने के मिल रहे हैं? नेट एसेट उसको 1 लाख के मिल रहे हैं, यानी 60,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रही है। जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी के लिए 60,000 एक्स्ट्रा पे कर रही है बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। ये 60,000 एक्स्ट्रा क्यों पे कर रही है? बिकॉज ऑफ द गुडविल। सब्सिडरी कंपनी का मार्केट में गुडविल है, मार्केट में रेपुटेशन है, इसीलिए जो होल्डिंग कंपनी है वो 1,60,000 पे कर रही है फॉर 1 लाख एसेट। 1 लाख के एसेट के लिए वो 1,60,000 पे कर रही है। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 60,000, यानी 60,000 क्या है? गुडविल। ठीक है, तो यानी हमें समझ में आ गया यहाँ पे केस किसका है? गुडविल का केस है, ये निकल आया। अब दूसरी चीज मैंने बताया था आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनकी कितनी हिस्सेदारी है। तो 1 लाख के शेयर है उसका 20%, जनरल रिजर्व जो है उसका 20%, यानी 25,000 का 20%, पीएल अकाउंट का जो बैलेंस है उसका 20%, ठीक है। पीएल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 15,000, उसका 20%, और जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो भी तो बियर करना होगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, तो 15,000 का भी 20%। तो आप जब इनको कैलकुलेट करेंगे, शेयर का 20% यानी 20,000, रिजर्व्स का 20% यानी 5,000, पीएल अकाउंट का 20% यानी 3,000, इन तीनों को ऐड करेंगे आपका आएगा 28,000। और इसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो लॉस है, जो एक्सपेंस है, वो इसमें से माइनस किया जाएगा, तो आपका आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा 25,000। ठीक, इन तीनों आइटम को आप ऐड करेंगे और इसमें से जो लॉसेस हैं, जो अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं, उनको माइनस किया जाता है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 25,000। ठीक, तो हमारे दोनों आइटम हमें पता चल गया है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पता चल गया और गुडविल पता चल गया है। तो अब सिंपली हम बनाते हैं अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। ऊपर ये लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2013। एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बनेगा अमाउंट का। फिर हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या? इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल ऑफ किसका? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन में देखिए शेयर कैपिटल कितना है? 5 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख। फिर उसके बाद क्या रिकॉर्ड करते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी हमने निकाला, कितना आया है? 25,000, ये देखिए 25,000, तो वो रिकॉर्ड किया 25,000। उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं, ये देखिए रिजर्व्स। रिजर्व्स में कितना है? होल्डिंग कंपनी के रिजर्व में कितना है? कुछ नहीं है। पीएल अकाउंट में कितना है? 1 लाख, तो हम पीएल अकाउंट का जो भी बैलेंस है, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें पीएल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 1 लाख, वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अच्छा ये बात तो समझ में आई ना? हमने 25,000 और 15,000 ये क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि इनको हमने गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने में यूज किया है, इसलिए हम इन्हें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं शो कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत खास बात है, ध्यान रखिएगा। ये हमने किया। उसके बाद अगला आइटम क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है सन्ड्री क्रेडिटर यानी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या करेंगे? होल्डिंग कंपनी की और सब्सिडरी कंपनी की। 3.5 लाख और 50 लाख, सिंपली दोनों को ऐड करो और यहाँ पे लिखिए। अब बताइए क्वेश्चन में और कुछ है लायबिलिटी साइड में? नहीं है, तो अब क्या करो, इनको सम कर दो, आ गया 10,25,000। ठीक, नाउ कम टू एसेट साइड। अब एसेट साइड में आ जाइए। सबसे पहला क्या है? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या करेंगे? सिंपली होल्डिंग कंपनी का फिक्स एसेट, सब्सिडरी कंपनी का फिक्स एसेट, दोनों का ऐड करेंगे। ये देखिए फिक्स एसेट, होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का, दोनों का लिखा, उसको ऐड किया, आया 8 लाख। उसके बाद यहाँ पे गुडविल का केस है ना, तो गुडविल भी तो फिक्स एसेट है, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे गुडविल। गुडविल कितना आया है? 60,000 आया है, वो लिखा हमने। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए और क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तो आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, मतलब आपने उसको गुडविल में यूज कर लिया है, तो इसको तो लिखेंगे नहीं। शेयर इन एस लिमिटेड यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, तो यानी अगला क्या है? करंट एसेट, ये रिकॉर्ड करेंगे। करंट एसेट होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, दोनों का करंट एसेट दिया है। सिंपली आप करंट एसेट दोनों का लिखेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और ऐड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 10,25,000। 10,25,000, ठीक है, आ गया। तो इस तरीके से, और आप देखेंगे आपकी जो बैलेंस शीट है वो मैच हो गई है। तो इस तरीके से बनाया जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, इसके क्वेश्चन करना बहुत आसान है। एक बार न समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मतलब बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे खांसी आ जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा।
ठीक है? और न समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से एक बार कोशिश करूँगी समझाने की, बट इसके क्वेश्चन बहुत ईज़ी होते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी रहती है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी की। आपको थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे गुडविल है कि कॉस्ट ऑफ कि कैपिटल रिजर्व है, एक वो अलग से कैलकुलेट करना होता है। और अगर ये पार्शियली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी का केस है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको अलग से कैलकुलेट करना होता है। बाकी उसके बाद आपको सारे आइटम सिंपली ऐड करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो करने होते हैं। ठीक? और इसमें कुछ बात का ख्याल रखना है, जैसे जिन आइटम को आपने गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने में यूज किया है, उन्हें आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? और मुझे वैसे उम्मीद है कि आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। न समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। समझ में आए तो भी बताइएगा। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर से मैं एमैल्गमेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है? और उसके बाद मुझे इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना है। एमैल्गमेशन भी जल्दी ही मैं 3-4 लेक्चर में ओवर करूँगी। ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि ओवर हो जाएगा और उसके बाद हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।